Hello everyone. Today we are going to practice some questions from renal medicine. So first question from renal medicine is a 72-year-old woman who has been in the ward for the past 5 days is noted by the nurses not to be passing much urine. She was admitted originally with pneumonia but has since developed diarrhea. Blood tests show her creatinine has increased from 1.5 milligram per deciliter to 3 milligram per deciliter. What is your diagnosis? इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो यूरिन पास नहीं करी वो पेशेंट, ठीक है. और इसके अलावा ये है कि उसके अंदर डायरिया डेवलप हो चुका हुआ है, ठीक है. और इसके अलावा जो क्रिएटिनिन है वो भी इंक्रीज़ हो गई है. अगर आपको याद हो कि हमने एक्यूट किडनी इंजरी, जो प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी थी, उसके अंदर हम कहते थे कि उसके अंदर बेसिकली वॉल्यूम लॉस होता है, कि जब पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, बर्न्स, हेमरेज, इसके अलावा और भी 4-5 बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं. स्टेप अप के अंदर आप ये ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो प्री रीनल जो थी एक्यूट किडनी इंजरी, उसके अंदर हम ये कहते थे कि उसके अंदर बेसिकली वॉल्यूम लॉस होता है. इसके अलावा जो सीरम यूरिया और जो क्रिएटिनिन लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और साथ ओलिगूरिया होता है, यानी यूरिन आउटपुट जो होती है वो कम हो जाती है. इसके अंदर अगर देखें कि पेशेंट जो है वो यूरिन पास नहीं कर रही, इसका मतलब है कि उसके अंदर ओलिगूरिया हो गया है. सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होते हैं वो ज़्यादा हैं. इसके अलावा उसके अंदर डायरिया है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वॉल्यूम लॉस हो गया है. तो ये आपके पास एक्यूट किडनी इंजरी तो है, लेकिन कौन सी एक्यूट किडनी इंजरी है? दिस इज़ बेसिकली प्री रीनल एजोटीमिया लीडिंग टू एक्यूट किडनी इंजरी. ठीक हो गया. सेकेंड क्वेश्चन है, अ प्रिजनर इज ब्रॉट to the police in emergency room with altered sensation as told by constable. He has been anorexic, having nausea, vomiting and passing little amount of urine for the last 3 days, which according to information was red in color. Examination revealed ill-looking young man with puffiness of face. He is having bruises all over the body. His limbs are tender. Investigations revealed HB10, blood urea nitrogen 40, creatinine kinase 1700 and serum potassium 6.8 millimole per liter. What is your diagnosis? So वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और इसको खुद से जो है वो डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. अगर आपको याद हो कि ये भी बेसिकली है तो एक्यूट किडनी इंजरी. एक्यूट किडनी इंजरी एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि 3 तरह से होती थी. एक होती थी प्री रीनल, इसके अलावा रीनल और इसके अलावा पोस्ट रीनल. प्री रीनल के अंदर जैसे हमने बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बात की कि उसके अंदर बेसिकली वॉल्यूम लॉस होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वॉमिटिंग है, डायरिया, बर्न्स, हेमरेज वगैरह जिन लोगों के अंदर होते हैं तो उनके अंदर वॉल्यूम लॉस की वजह से प्री रीनल एजोटीमिया होता है. इसके अलावा अगर रीनल कॉज क्या हो सकती है? रीनल कॉज ये हो सकती है कि कोई इस्कीमिया हो, इन्फेक्शंस हो, सेप्सिस हो, इसके अलावा रेब्डोमायालिसिस हो, ग्लोमेरुलर नेवस्कुलर डिजीजेस हों. इसके अलावा कुछ नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि अगर पेशेंट वो ले रहा है तो उसकी वजह से भी रीनल एजोटीमिया हो जाता है. पोस्ट रीनल ये होता है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो जो है जैसे कोई स्टोन है, ठीक है. अब इंट्रा रीनली भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और एक्स्ट्रा रीनली भी हो सकती है. इंट्रा रीनली होगी तो यानी रीनल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टोन्स हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं. एक्स्ट्रा रीनली ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे कोई ट्यूमर है, इसके अलावा प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है तो उसकी वजह से पोस्ट रीनल एजोटीमिया होता है. अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो प्रिजनर है और इसके अलावा उसके अंदर जो है वो अल्टर्ड सेंसेशंस है और एनोरेक्सिक है, नोजिया, वॉमिटिंग है, पासिंग लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन. लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है वो ओलिगूरिया था. इसके अलावा ये है कि वो रेड इन कलर भी है यूरिन और उसके अंदर पफिनेस ऑफ फेस भी है, लिम्स टेंडर हैं. और अगर आप यहाँ पे देखें तो क्रिएटिनिन काइनेज उसका जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है. और साथ सीरम पोटेशियम वगैरह, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो तो बड़े ही होना है, ठीक है. अगर आपको याद हो तो हम कहते थे कि जब क्रिएटिनिन काइनेज ज़्यादा होता है रेब्डोमायोलिसिस वाली सिचुएशन के अंदर तो वो एक जो है वो रीनल एजोटीमिया होता है. इसके अलावा बहुत सारे रीनल एजोटीमिया के डायग्नोसिस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर पेशेंट जो है वो ये प्रिजनर वाली सिचुएशन होती है कि प्रिजनर क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम के लिए वहाँ पे रहता है तो उसके जो मसल्स होते हैं ना वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, इनकी रेब्डोमायोलिसिस होना शुरू हो जाती है. तो जब भी रेब्डोमायोलिसिस हो तो उसके अंदर आपके पास जो मार्केट होता है वो क्या होता है? क्रिएटिनिन काइनेज होता है. तो बहुत सारे जो आपके पास रीनल एजोटीमिया के क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कोई लेबरर था या फिर ये है कि कोई प्रिजनर था, पुलिस कस्टडी के अंदर था और उसके अंदर बाकी सारी तो वो बताएगा कि एनोरेक्सिया, नोजिया था, वॉमिटिंग थी,
सेंसेशंस अल्टर थी, पेशेंट के अंदर यहाँ पर जो है वो कहेगा कि ड्राउजीनेस थी, और साथ वो ये बता देता है कि उसके अंदर लिम्स उसके जो है वो टेंडर हैं, और इसके अलावा सीरम पोटेशियम ज़्यादा होगा, और इसके अलावा जो क्रिएटिनिन काइनेज है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो क्रिएटिनिन काइनेज की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1000। ठीक है, सो अगर 1000 से ज़्यादा होगा, जैसे कि इसके अंदर 1700 है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्रिएटिनिन काइनेज उसका आइडेंटिफिकेशन मार्कर है, उसके अंदर रेब्डोमायलिसिस हुई थी, तो इसका जो डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा, रीनल एजोटीमिया लीडिंग टू एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 7-year-old boy noted facial puffiness followed by generalized body swelling. The above-mentioned symptoms were noted after an upper respiratory tract infection. On examination, generalized pitting edema. Blood pressure is 90/60. Mild degree of ascites and pleural effusion. What is your diagnosis? So आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो पेशेंट के अंदर बेसिकली फेशियल पफिनेस है, और इसके अलावा जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग भी है, और माइल्ड डिग्री ऑफ एसिटीज़ है, प्लूरल इफ्यूजन है, एडीमा है। अगर आपको याद हो तो हम कहते थे कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होती है उसके अंदर बेसिकली जनरलाइज्ड एडीमा, एसिटीज़ और प्लूरल इफ्यूजन वगैरह होती हैं। वैसे अगर आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हम कहते थे, पहली बात ये होती है कि इसके अंदर मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, वो 3.5 ग्राम पर 24 आवर से ज़्यादा होता है। जब मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिन के अंदर वेस्ट हो जाती है, तो आपके पास जो एल्ब्यूमिन का लेवल होता है ब्लड के अंदर वो कम हो जाता है, यानी हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है, और उस हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया की वजह से ही उस पेशेंट के अंदर प्लूरल एफ्यूजन होती है, एसिटीज़ होती है, और इसके साथ साथ जो ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि इसके अंदर आपने देखा कि उसके अंदर पहले जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुए थे। इसके अलावा आपको याद हो तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हम कहते थे कि जनरलाइज्ड एडीमा होता है। जनरलाइज्ड एडीमा का मतलब ये है कि जैसे फेशियल पफिनेस भी हुई है, पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग भी होगी है, पाँव के ऊपर भी जो है वो एडीमा होगा। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हाइपरलिपिडीमिया होता है, लिपिड्यूरिया होता है, और इसके अलावा कोई ग्लोमेरुलर डिजीज़ की, कोई इन्फेक्शन की, सिस्टमिक इलनेस की कोई जो है वो हिस्ट्री हो सकती है। जैसे कि इस सिनेरियो के अंदर उसने कहा था कि उसके अंदर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, और उसके बाद उसके अंदर फेशियल पफिनेस हो गई है, जनरलाइज्ड एडीमा है, माइल्ड डिग्री ऑफ एसिटीज़ एंड प्लूरल फ्यूजन। ये अगेन किसकी वजह से है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया की वजह से। तो जब भी आपको सिनेरियो के अंदर जनरलाइज्ड एडीमा मिले, एसिटीज़ मिले, प्लूरल फ्यूजन मिले, तो आपने सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में सोचना है। तो ये डायग्नोसिस किस चीज़ का है, दिस इज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A 70-year-old woman presents with hemoptysis, increasing lethargy and nausea. She is a known case of hypertension managed with atenolol 50 mg daily. On examination, her blood pressure is 160/100. She looks short of breath at rest and has inspiratory crackles over both lung bases. Investigations include HB 10.4, serum sodium 141, serum potassium 5.4, serum creatinine 7.4, urine protein is positive, blood positive, renal biopsy shows necrotizing glomerulonephritis. What is your diagnosis? यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें और इसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो, यहाँ पे जैसे उसने खुद बता भी दिया कि इसके अंदर नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। हम रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसके अंदर जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर पड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात, गुड पॉस्चर सिंड्रोम। गुड पॉस्चर सिंड्रोम के अंदर क्या होता था, उसके अंदर ये होता था कि पेशेंट के अंदर हेमोप्टिसिस होती थी, यानी पेशेंट को खून की उल्टी आ रही है, और पेशेंट के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग पल्मोनरी हैमरेज होता है, और इसके अंदर सिर्फ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के साइंस होते हैं। इसके बरक्स जो वेजिनल ग्रेनुलोमाटोसिस थी उसके अंदर वेस्कुलाइटिस होता था, और लोअर और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक साइंस दोनों होते हैं। अगेन, गुड पॉस्चर सिंड्रोम और वेजिनल ग्रेनुलोमाटोसिस के अंदर हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करते थे कि गुड पॉस्चर सिंड्रोम के अंदर सिर्फ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक साइंस होते हैं, और वेजिनल ग्रेनुलोमाटोसिस के अंदर लोअर एंड अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक साइंस दोनों होते हैं, वेस्कुलाइटिस होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता था उसके अंदर हम ये कहते थे कि स्मोकी या कोला कलर्ड यूरिन होता है, और उसके अंदर पेशेंट के अंदर सोर थ्रॉट की यानी हिस्ट्री तो होती है सोर थ्रॉट की, और पेशेंट उससे रिकवर हो चुका होता है, 1 to 4 वीक्स हो चुके होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो आपके पास ये कहे कि सोर थ्रॉट की हिस्ट्री थी और 1 to 2 डेज थे, ठीक है, या कोई इसके अंदर वैसे ही कह देगा कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था या जीआईटी का कोई वायरल इन्फेक्शन था और 1 to 2 डेज़ की जो है वो हिस्ट्री है, और अब उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक हेमेटोरिया यानी उसके यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड है, तो फिर क्या होगा, फिर वो आईजीए नेफ्रोपैथी या बर्जर डिजीज़ हम इसे कहते हैं। डिफ्रेंशिएट आप पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर ऐसे करते हैं
कि उसके अंदर 1 to 4 वीक्स होते हैं और इसके अंदर जो IgA नेफ्रोपैथी है इसके अंदर 1 to 2 डेज होते हैं। इसके अलावा एक पांचवी चीज़ और होती है जो है हमारे पास लूपस डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके अंदर क्या आर्थरालजिया, पेशेंट को जोड़ों का दर्द होगा, रैश होगा, ऑरल अल्सर्स होंगे, एनीमिया होगा। सो अगर इस डायग्नोसिस के अंदर आप देखें तो पेशेंट के अंदर क्या है, हिमोप्टिसिस है, इसके अलावा इंक्रीजिंग लेथार्जी एंड नोजिया है, ठीक है। हाइपरटेंशन थी, वो टिनोलोल ले रहा था, इसके अलावा उसके अंदर लुक्स शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एट रेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन इंस्पिरेटरी क्रैकल्स हैं, बाकी उसने जो नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और बाकी उसने जो वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। सो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हिमोप्टिसिस हो और सिर्फ आपके पास अगर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट साइंस हो तो वो क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली गुड पॉस्चर सिंड्रोम। तो इसका आपने जो डायग्नोसिस लिखना है वैसे लिखना है कि दिस इज़ नेफ्रिटिक सिंड्रोम, और आगे आप लिख दें कि ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम में क्या है, गुड पॉस्चर सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 30-year-old lady with generalized body swelling which dated 3 months back and started from periorbital puffiness. She had history of arthralgias and painful oral ulcers. On examination, there was a scar in her left ear. There was obvious edema. Blood pressure was 150/90. Lab investigation show HB 9.3, normocytic, normochromic. TLC and platelets are normal. ESR was 74. Creatinine 2 mg. Urine analysis reveals albumin 3+. What is your diagnosis? अब वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, इसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो स्वेलिंग वगैरह तो है, इसके अलावा उसके अंदर अर्थालजिया से पेनफुल ओरल अल्सर्स हैं, और बाकी जो है उसके अंदर HB भी कम है, इसके अलावा क्रेटिनिन इतनी है, और जो है वो एल्ब्यूमिन भी है यूरिन के अंदर। तो ये एल्ब्यूमिन 3+ है, तो मतलब है कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम है। लेकिन कौन सी वाली नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, तो अभी बिल्कुल पहले हमने डिस्कस किया जब अर्थरालजियास हों, पेनफुल ओरल अल्सर्स हों, इसके अलावा ये है कि उसके अंदर क्या कहते हैं, रैश हो और एनीमिया हो। जैसे आपके पास HB 9.3 है तो इसका मतलब है कि एनीमिया। तो ये आपके पास क्या होता है, ये बेसिकली लूपस डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो इसका डायग्नोसिस आप ऐसे लिखेंगे, नेफ्रेटिक सिंड्रोम और आगे लूपस डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 14-year-old boy presents with hematuria preceded by fever and sore throat few days ago. On examination, a rash is noticed in buttocks and lower legs. What is your diagnosis? वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो क्या है, हेमेट्यूरिया, और इसके अलावा जो है फीवर है और सोर थ्रोट फ्यू डेज अगो। तो हमने कहा था कि अगर फ्यू डेज अगो सोर थ्रोट हो तो फिर वो क्या है, फिर वो जो है वो बर्जेस डिजीज़ है, या हम उसको कहते हैं IgA नेफ्रोपैथी। लेकिन अगर कुछ हफ्ते हों यानी 1 to 4 वीक्स अगर वो कहते हैं तो फिर वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। लेकिन इस डायग्नोसिस के अंदर वो कह रहा है कि फ्यू डेज अगो उसके अंदर सोर थ्रोट की हिस्ट्री है, तो फिर ये क्या होगा, IgA नेफ्रोपैथी होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और है, वो कहता है कि उसके अंदर रैश भी है इन बटक्स एंड लोअर लेग्स। तो जब भी आपके पास रैश हो बटक्स एंड लोअर लेग्स के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर हीनैक शॉनलिन पर्परा है, ठीक है। तो इसका आप डायग्नोसिस ऐसे लिखेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हीनेक शॉनलिन पर्परा एंड IgA वेस्कुलाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 14-year-old girl has presented with smoky colored urine which passes with hesitancy and burning. She has diastolic hypertension with dependent edema and periorbital puffiness. What is your diagnosis? Stop the video here, try to solve this question on your own and after that we'll discuss it. So अगर आप यहाँ पे देखें तो स्मोकी कलर्ड यूरिन है, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो डिपेंडेंट एडिमा, पेरिऑर्बिटल जो है पफिनेस और साथ हाइपरटेंशन भी। तो हमने पढ़ा था कि जब ये स्मोकी कलर्ड यूरिन हो और साथ इसके अलावा रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, जो कि इसके अंदर वैसे तो उसने नहीं बताई, लेकिन वो ये कह रहा है कि उसने डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, डिपेंडेंट एडिमा, लेकिन स्मोकी कलर्ड यूरिन हमने एक ही चीज़ के अंदर पढ़ा था और वो क्या था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक बात आपने और याद रखनी है कि एक तो डिफरेंस इसका याद रखना है कि अगर 1 to 2 वीक्स हों या 1 to 4 वीक्स की अगर वो बात करेगा, सोर थ्रोट की हिस्ट्री थी, तो फिर वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अगर कुछ डेज हों तो फिर वो IgA नेफ्रोपैथी, जिसको हम बर्जेस डिजीज़ भी कहते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, आपने ये बात याद रखना है कि अगर किसी के अंदर थ्रोट इन्फेक्शन हो तो उसके 2 हफ्ते के बाद डेवलप हो सकता है, 2 weeks आफ्टर थ्रोट इन्फेक्शन। और अगर किसी के अंदर स्किन इन्फेक्शन हो तो उसके 6 weeks के बाद जो आपके पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 13-year-old boy presented in OPD with shortness of breath, generalized body swelling and periorbital puffiness. On examination, blood pressure is 100/10, pulse 80 per minute regular, bilateral ankle edema and reduced breath sounds on auscultation. HB is 12.4, TLC 4.9, platelets 250 and blood urea nitrogen 20 mg per deciliter. What is your diagnosis? Stop the video here and try to solve this question on your own and after that we'll discuss it. So अगर आप यहाँ पे देखें
तो उसके अंदर जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग है, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस है, ब्लड प्रेशर भी कम है, और इसके अलावा बायलैटरल एंकल एडिमा है, रिड्यूस ब्रेथ साउंड एंड अस्कल्टेशन, इसके अलावा ब्लड यूरिन नाइट्रोजन जो है वो इतनी है। सो अगर आपको याद हो तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हम ये कहते थे कि उसके अंदर बेसिकली जो है वो जनरलाइज्ड जो है वो बॉडी जनरलाइज्ड एडिमा होता है, जिसके अंदर फेशियल पफिनेस भी होती है और इसके अलावा पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग भी होती है। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर हम कहते थे कि क्योंकि मैसिव प्रोटीन यूरिया हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिन के अंदर एलिमिनेट हो जाती है, तो उसकी वजह से हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होता है, और उस हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया की वजह से पेशेंट के अंदर प्लूरल इफ्यूजन, एसीटीज और इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी इन्फेक्शन होती है। तो प्लूरल इफ्यूजन के अंदर ही आपको जो है वो क्या मिलता है, ब्रेथ साउंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो रिड्यूस्ड होती हैं अस्कल्टेशन। तो ये डायग्नोसिस आपके पास है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 30-year-old laborer is admitted in emergency room with persistent diarrhea for 2 days. Physical examination reveals pulse 120 per minute, blood pressure 80/60, respiratory rate 24 per minute, abdomen is soft, no viscomegaly, heart sounds are normal, chest is clinically clear with no added sounds. The patient has not passed urine for the last 10 hours. What is your diagnosis? वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, उसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जो है वो क्या है कि पेशेंट वही बात है, लेबरर है, और उसके अलावा उसके अंदर जो परसिस्टेंट डायरिया था, और इसके अलावा जो है बाकी ये है कि उसके अंदर हैज़ नॉट पास्ड यूरिन फॉर दी लास्ट 10 आवर्स। सो आपको अगर याद हो तो हम अगर कहते थे कि अगर डायरिया हो, फॉर एग्जांपल कि वॉमिटिंग है, डायरिया है, या फिर जो है पेशेंट के अंदर अगर बर्न्स हैं, हेमरेज है, उसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम लॉस होता है। तो जब वॉल्यूम लॉस होता है तो पेशेंट ऑब्वियसली उस टाइम पे जो है वो यूरिन पास नहीं करता, यानी साथ उसके अंदर ओलिगूरिया भी हो जाता है। तो अगर पेशेंट के अंदर यूरिया क्रिएटिन लेवल ज़्यादा है, साथ ओलिगूरिया यानी यूरिन आउटपुट जो है वो कम है, और इसके अलावा उसके अंदर साथ यूरेमिक जो सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, फिट्स, कोमा वगैरह जाते हैं, वो भी हैं, और साथ एजोटीमिया भी है। यानी एजोटीमिया का इसके अंदर कौन सा एजोटीमिया, प्री रीनल एजोटीमिया, क्योंकि इसमें परसिस्टेंट डायरिया, वॉल्यूम लॉस हुआ है। तो इसका डायग्नोसिस आप लिखेंगे दिस इज प्री रीनल एजोटीमिया लीडिंग टू एक्यूट किडनी इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 50-year-old male, non-diabetic and hypertensive for 12 years, presented to you with complaints of facial puffiness, pedal edema, and yellow complexion. He is also complaining of exertional dyspnea. On examination, his blood pressure is 160/100, pulse 90 per minute, temperature 98.7, respiratory rate 22 per minute. General physical examination shows pallor and generalized anasarca. Lab shows anemia with HB 7.8, TLC 6800. Platelets 149,000, creatinine 8.5, blood urine nitrogen 92. Ultrasound shows grade 3 panel camel changes. What is your diagnosis? Stop the video here and try to solve this question on your own, and after that we'll discuss it. So अगर आप यहाँ पे देखें तो पेशेंट जो है वो क्या था कि उसके अंदर पहले से वो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव था, अब उसके अंदर फेशियल पफिनेस है, पीडल एडिमा और साथ येलो कंप्लेक्शन है। ठीक है, साथ एक्सर्शनल डिस्निया भी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है, पल्स ज़्यादा है, टेम्परेचर इतनी है, पैलर जनरलाइज्ड अनसार्का है, इसके अलावा HB एनीमिया भी है साथ, और क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन भी ज़्यादा है। सो अगर आपको याद हो तो हम CKD जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसके अंदर कहते हैं कि पेशेंट के अंदर ब्रेथलेसनेस होती है, स्मॉल्स ब्रीदिंग, हिकअप्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर येलो जो कंप्लेक्शन होता है स्किन का, यानी कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होती है। इसके अलावा फेशियल पफिनेस भी होती है, पीडल एडिमा भी होता था, और साथ हम ये भी कहते थे कि उसके अंदर मस्कुलर ट्विचिंग वगैरह भी हो सकती है। और CKD के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि इसके अंदर पेशेंट के अंदर हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की। सो इस डायग्नोसिस के अंदर देखें पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव है, पीडल एडिमा, येलो डिस्कलरेशन भी, येलो कंप्लेक्शन भी है, और साथ इसके अलावा जैसे आपको याद हो कि CKD के अंदर क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो कम हो जाता है, तो इस वजह से पेशेंट के अंदर एनीमिया भी होता है। तो एनीमिया भी है, जनरलाइज्ड अनसार्का भी है, पैरेन्काइमल चेंजेस भी है, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन ज़्यादा, ये आपके पास क्या है, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a middle-aged man is suffering from hypertension for many years. He has been irregular in his treatment. For the last 6 months, he has been feeling weak, developed yellow skin discoloration, HB7, blood urine nitrogen 70 mg, and serum creatinine 7 mg. What is your diagnosis? वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, इसको खुद डायग्नोस करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो पेशेंट के अंदर जो है वो हाइपरटेंशन है, ठीक है, पेशेंट के अंदर ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, इसके अलावा उसके अंदर जो है वो वीक फील कर रहा है, येलो डिस्कलरेशन है, HB कम है, इसका मतलब एनीमिया है, और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन सेरम क्रिएटिनिन ज़्यादा है। तो जैसे अभी बिल्कुल हमने थोड़ी देर पहले बात की कि CKD के अंदर पेशेंट के अंदर येलो डिस्कलरेशन होती है, पेशेंट के अंदर हिस्ट्री हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ ही हो सकती है, इसके अलावा येलो डिस्कलरेशन होती है। तो ये डायग्नोसिस आपके पास हुआ CKD का, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस आप यही लिखेंगे कि दिस इज बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज ड्यू टू हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, ठीक है, दैट्स ऑल।